हेलो स्टूडेंट्स, परसों यानी 10 अप्रैल को हिंदी का फाइनल युद्ध है और अपठित गद्यांश को देख के क्या आपका भी पसीना छूटता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सारा टाइम बर्बाद हो जाता है? तो बस रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं ऐसी निंजा ट्रिक जिससे बिना पूरा पैसेज पढ़े आप 8 में से 8 नंबर सीधे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 5 ऐसे स्टेप जिनका यूज करके आप गद्यांश को बहुत ही चिल्लर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा 14 मार्च को जो कोई आपका हिंदी का पेपर हुआ था ना, उसमें 3 गद्यांश आए हुए थे, तो उनको मैं इसी टेक्निक से, इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी और कितनी बेहतर तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है उसका नाम है यहाँ पे उल्टा या रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है बताइए। चलिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है गद्यांश को पहले कभी मत पढ़ो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 99% लोग यही करते हैं गलती, गद्यांश को पहले पढ़ते हैं और हमारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। प्रश्नों में दिए गए मुख्य शब्दों, जो कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनको आप दिमाग में बैठा लो या कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है। अंडरलाइन कर लो, दिमाग में बैठा लो या कहीं पे लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 है स्कैनिंग या हाईलाइटिंग। अब क्या करना है आपको, अब गद्यांश पे जाना है और उसे कहानी की तरह जल्दी जल्दी पढ़ना है ना। एकदम एक एक लाइन, एक एक शब्द वहाँ पे नहीं पढ़ना है, अपने को फास्ट करना है इस चीज़ को, ठीक है। अब जहाँ पे हमने दिमाग में क्या बैठाए हुए हैं, कीवर्ड्स बैठाए हुए हैं, और वही कीवर्ड आपको जहाँ जहाँ पे उस पैसेज में दिखाई दे रहा है उन कीवर्ड्स को देखिए और तुरंत उन्हें पेन से क्या कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। डन, ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। आसपास के आपको क्या करना है, वाक्य पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल जो रीडिंग होती है इसको कहा जाता है। आसपास के जो सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है। जहाँ कीवर्ड मिला है बस उसके एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 99% चांस है कि उत्तर वहीं पे छुपा है, आंसर वहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 4, कॉपी पेस्ट की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं पे गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया है, बस इसको छाप दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको आंसर मिल गया है, वेल एंड गुड। अब आपको क्या करना है, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने शब्दों में फिरो के लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर अगर चाहिए तो गद्यांश की लाइन को ज्यों का त्यों नहीं करना है आपको, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। उसे क्या करना है, अपनी सरल भाषा में, जो बोलचाल वाली आपकी हिंदी है, एकदम रे बे ते ऐसा वाला यूज़ नहीं करना है ना। जो नॉर्मल हिंदी हम यूज़ करते हैं वो आपको वहाँ पे लिखना है। और इसमें मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 से 2 लाइन में आपको आंसर करना है, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आप थोड़ा सा खींचिए उसको, 2 या 4 लाइन्स में आपको आंसर करना है, थोड़ा विस्तार से, है ना, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना है अपने को, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा आता है स्टेप नंबर 5, ये यूज़ करेंगे हम उसका टाइटल ढूंढने के लिए, है ना। शीर्षक खोजने की निंजा टेक्निक क्या होगा, टाइटल का ट्रिक क्या है वो देखते हैं। शीर्षक टाइटल हमेशा क्या होता है, गद्यांश की शुरुआती 2 लाइनों में, मैंने बार बार बताया, पिछली बार भी बताया था, कोई भी पैसेज दिया है तो उसके शुरुआती 2 लाइन में आपको या तो ये टाइटल मिल जाएगा या आखिरी के 2 लाइन में ये टाइटल छुपा होता है। याद रखिएगा, शुरू का 2 लाइन, आखिरी का 2 लाइन है। और इसको पहचानेंगे कैसे, जिस शब्द में या जिस विषय में बार बार जोर दिया जा रहा है या जो वर्ड वहाँ पे, यह शब्द बार बार आपको दिखाई दे रहा है, बार बार उसके बारे में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं टाइटल वही होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वही आपका क्या होता है, शीर्षक होता है, वही आपका टाइटल होता है। अब इसी टेक्निक का, इसी ट्रिक का यूज़ करके मैं आपको इस साल आए हुए सारे पैसेज सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मूव करके। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहला पैसेज है जो इस साल आया हुआ था, जो पेपर आपका रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ था, उसमें ये वाला आपका अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज आया हुआ है। हमारा टेक्निक क्या था, सबसे पहले हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, मतलब पहले हमको प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, प्रश्नों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, शीर्षक, टाइटल। और अभी जस्ट मैंने बताया टाइटल के लिए आपको या तो शुरू के 2 लाइन देखने हैं या आखिरी के 2 लाइन। तो शुरू के 2 लाइन हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, ऐसे करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे पतंग वाला जो वर्ड है यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, पतंग 2 बार आ गया। अब आखिरी का 2 लाइन हम देख लेते हैं इसको पक्की करने के लिए। तो अगर इस लाइन में मैं देखूँ तो यहाँ पे भी ये पतंग आ रहा है, यहाँ पे भी पतंग आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे फिर से पतंग आ रहा है, तो पतंग से रिलेटेड यहाँ पे टाइटल बनेगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड चीज, शीर्षक हमारा पतंग से रिलेटेड है, ये हमने यहाँ पे देख लिया चीज़ों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज क्या पूछ रहा है देखिए,
ये शीर्षक वाला हो गया हमारा काम। पतंग से रिलेटेड है और पतंग में और क्या ऐड करना है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज की कल्पना को किसने जन्म दिया। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे स्कैनिंग करना, वर्ड्स को हाईलाइट करके रखिए। हवाई जहाज कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँ तो हवाई जहाज मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए फटाक से देखिए, ये हवाई जहाज मुझे दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको 2 ऐसे मार्क करके रख लेता हूँ कि 2 वाले में कहीं ना कहीं हवाई जहाज वाली चीज़ें आएंगी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। किन किन वैज्ञानिक आविष्कारों में पतंग ने प्रेरणा दी। अब वैज्ञानिक आविष्कार ढूंढिए कहाँ पे, तो ये आपका दिख गया वैज्ञानिक आविष्कार, ये तीसरा वाला आंसर मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पतंग का युद्धकालीन महत्व क्या है। अब युद्धकालीन महत्व देखिए, महायुद्ध जैसा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो युद्ध यहीं पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये 4th वाला होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखे। अपने शब्दों में इसको पढ़ के हम एक कहानी की तरह से लिख देंगे अपने वर्ड से। पहले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, शीर्षक, टाइटल, है ना। तो वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में पतंग के हम कम ऋणी नहीं है, मतलब इस यहाँ पे पतंग के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, उसके योगदान के बारे में बात हो रही है, और किस क्षेत्र में, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पे शीर्षक क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वैज्ञानिक विकास में पतंग का योगदान, है ना, या पतंग के यूजेस के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे पतंग के विविध उपयोग, ये भी आपका एक शीर्षक बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज की कल्पना को किसने जन्म दिया। मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे देखिए हवाई जहाज वाला, ये वाला लाइन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हवाई जहाज की कल्पना को पतंग उड़ाने की सफलता ने जन्म दिया। यहाँ पे देखिए पतंग उड़ाने की सफलता ने उसको क्या किया, जन्म दिया। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किन किन वैज्ञानिक आविष्कारों में पतंग ने प्रेरणा दी है। तो कहाँ पे प्रेरणा वाला, यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक आविष्कार, ये 3rd वाला, तो इसी का लाइन हम लेके चलेंगे तो क्या हो गया, पतंग ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रेरणा दी है। थोड़ा खींचतान के लिखेंगे, है ना, 2 नंबर का है, तो जिनमें विद्युत शक्ति की खोज, ये विद्युत शक्ति आ गया आपका, और क्या हो जाएगा, बैलून, बैलून के बारे में आ गया है ना, यहाँ पे कहीं पे बैलून है, ये बैलून हो गया, और हवाई जहाज, है ना, की कल्पना, और हवा का दबाव और तापक्रम मापने वाले यंत्रों का विकास मुख्य रूप से इसमें क्या है, शामिल है। ये दबाव, ये समझ में आ गया, दबाव वाला, है ना। डन, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पतंग का युद्धकालीन महत्व क्या है। तो युद्धकाल वाला भी हमने मार्क करके रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, महायुद्धों के दौरान पतंगों का उपयोग सैनिकों द्वारा दूर से इशारे करने, कहाँ पे, ये देखिए इशारे करने, है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सूचनाएं भेजने के लिए, इशारों से सूचना भी भेजते थे, और आदेश देने की स्थिति को बताने के लिए किया जाता था, है ना, या किया गया। इसके अलावा पतंगों में छोटे कैमरे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैमरे क्या करते हैं, बांधकर शत्रु के महत्वपूर्ण ठिकानों की तस्वीरें लेने में भी इसका इस्तेमाल या यूज हुआ है। डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त या गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो सार अगर लिखना चाहें तो आप एकदम बड़ा यहाँ पे नहीं लिखना है, अगर मैं कुछ लाइनों में आपको सार बताऊं तो यहाँ पे हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति में पतंगों की ऐतिहासिक भूमिका रही है। कागज के इन टुकड़ों ने विद्युत की खोज से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक हमको क्या दी है, प्रेरणा दी है। इसके अलावा मौसम की जानकारी जुटाने और युद्ध के समय गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान तथा चित्र लेने में भी पतंगों ने सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप वीडियो को यहाँ पे देख के मेरे वर्ड्स को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएंगी। डन। चलिए दूसरे वाले पैसेज पे मूव करते हैं। अब हम आ गए हमारे सेकंड वाले यहाँ पे गद्यांश पे, पैसेज पे, ठीक है। पहला चीज़ देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक। फिर से यहाँ पे टाइटल, और मैंने बताया टाइटल कहाँ पे ढूंढना है आपको, पहले 2 लाइन में और लास्ट 2 लाइन में क्या चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो देखिए, शिक्षण काल में वक्तृता या वक्तृता की अपेक्षा लेखन का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब लेखन के स्थान के बारे में बोला जा रहा है ना, रिटर्न जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो ये 2 लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। लास्ट में भी देखते हैं, वक्तृत्व के त्रिता के सदृश की लेखन ही एक कला है। लेखन, फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, लेखन आ रहा है, तो लेखन से रिलेटेड आपका यहाँ पे शीर्षक होगा, टाइटल होगा, है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है, मतलब महत्व के बारे में बात हो रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका लेखन कला का महत्व, है ना। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे रिटर्न जो स्किल है उसके बारे में बात हो रही है, तो लेखन कला का महत्व हो जाएगा। दूसरे तरीके से बोलें तो निरंतर अभ्यास और लेखन, ये भी एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, है ना, कॉन्टिन्यूटी जो होती है। चलिए
गद्यांश में वक्तृता शब्द का आशय क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। वक्तृता कहाँ पे है, यहाँ पे ये वक्तृता हो गया, हमको अंडरलाइन करके रखना है ना वक्तृता को। यहाँ पे भी वक्तृता हो गया, और कहाँ पे है देखिए, और कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई देगा तो आप अंडरलाइन करिएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो शिक्षण कार्य में वक्तृता की अपेक्षा लेखन का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वक्तृता का आशय अगर मैं बोलूँ तो बोलने की कला होता है, याद रखना, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग या द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, भाषण देना है ना, ये होता है क्या, बोलने की कला, भाषण देना, ये सारी चीज़ें होता है वक्तृता का मतलब। क्योंकि यहाँ पे बोला है वक्तृता की अपेक्षा, बोलने की अपेक्षा लेखन का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखें, किसमें, शिक्षण कार्य में। डन। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, सुयोग्य और विचारशील लेखक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सुयोग्य और विचार लेखक कहाँ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको मार्क करके रख लेना, पढ़ना नहीं है अभी, है ना, जब आंसर करेंगे तब पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर ले लेंगे इसका, तो क्या लिखेगा, सुयोग्य और विचारशील लेखक बनने के लिए व्यक्ति को निरंतर लेखन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा होगा, लिखित रूप में परीक्षाएं होती है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, निरंतर लिखना है, ठीक है, अभ्यास करना है लिखने का, और अभ्यास करने से ही विचार शक्ति जो होती है वो तीव्र होती है, ठीक है। और क्या होता है, प्रशस्त, व्यापक होती है, जो एक अच्छे लेखक की पहचान है ना। प्रतिदिन कुछ कुछ लिखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं, यही इसके बारे में। अब जनरल जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर लिखना या वही आंसर चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू कॉपी मी, है ना, मुझे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने शब्द में यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। ये मत बोलिएगा कि सर आपने जो बताया वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए फोर्थ वाला देखिए, निरंतर लेखन के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। निरंतर कहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या क्या लाभ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उसी को हम लिख देंगे। क्या क्या होगा यहाँ पे, निरंतर लेखन अभ्यास से भाषा में शुद्धता आती है, जिसी को प्रांजलता, ये जो प्रांजलता वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता, है ना। उसके बाद शैली, लिखने की शैली निखर जाती है, ठीक है। इसके साथ ही व्यक्ति के विचारों में क्या आता है, प्रौढ़ता, प्रौढ़ता मतलब परिपक्वता, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आती है ना, ये सारी चीज़ें आती है। और परीक्षा तथा जीवन दोनों में क्या होती है, सफलता मिलती है। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, रेखांकित वाला पार्ट हमको देखना है। जैसे भाषा में प्रांजलता, शैली, व्यक्तित्व और विचारों में प्रौढ़ता आती है, इसका क्या मतलब है ये हमको लिख के बताना है, ठीक है। तो इस पंक्ति का आशय है कि जब हम लगातार लिखने की आदत डालते हैं तो हमारी भाषा बहुत स्पष्ट हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और प्रभावशाली बन जाती है। इसको अपने वर्ड में आपको लिखना है। हमारे लिखने के ढंग मतलब शैली में निखार आता है, रचनाओं में जो भी हम चीज़ बनाते हैं हमारे व्यक्तित्व की झलक दिखने लगती है, और हमारे सोचने समझने की क्षमता, गहराई और परिपक्वता, मैंने बताया मैच्योरिटी, हम इससे क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही इसके कहने का मतलब है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए लास्ट वाले पैसेज पे हम आ गए, हमारे लास्ट वाले पैसेज पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक है। तो शीर्षक मैंने बार बार बताया है, शुरू की 2 लाइन को चेक करिए किसके बारे में बात की जा रही है, और लास्ट के 2 लाइन को, है ना। तो यहाँ पे हम लास्ट के 2 लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। अगर मैं देखूं, पुस्तकों से हमें अनेक योगों के सर्वोत्तम मस्तिष्कों के सर्वोत्तम विचार और अनुभव सहज में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे पुस्तकों के यूज़ पे बार बार फोकस किया जा रहा है, और अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो पुस्तक आपको यहाँ पे बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके शीर्षक में क्या हो जाएगा, पुस्तकों की यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व के बारे में। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है, पुस्तकों का महत्व, या दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, सिर्फ पुस्तकें भी आप इसका टाइटल यहाँ पे कर सकते हैं, या ज्ञान का भंडार पुस्तक, ऐसी कोई चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले पे आते हैं, समाधि शब्द का अर्थ बताइए। समाधि कहाँ पे भाई, देखिए ढूंढ के निकालिए, ये समाधि लिखा हुआ है, और कहीं पे समाधि दिख रहा है क्या आपको, जहाँ कहीं भी समाधि दिखे ये समाधि हो गया, तो इसको अंडरलाइन करके या यहाँ पे लिख के रखिए। तो समाधि शब्द का अर्थ क्या है, तो समाधि का अर्थ है ध्यान की वह गहरी और एकाग्र अवस्था जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया से एकदम कट जाता है ना। समाधि का मतलब होता है कोई एकदम साधु बन गया है, सन्यासी बन गया, वो क्या करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, वो दुनियादारी से कट के शांत हो जाते हैं। और गद्यांश में इसका आशय उस स्थायी ज्ञान भंडार से है जहां महान विचार सुरक्षित रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, है ना। उनके विचार बहुत महान हो जाते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, उसी का मतलब होता है समाधि, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं,
पुस्तक पढ़ने में हमें क्या क्या लाभ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ के कपाट खुल जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुस्तक पढ़ने से हमें अनेक युगों के महान लेखकों के बारे में हम जानते हैं, है ना। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों के सर्वश्रेष्ठ विचारों और अनुभवों का लाभ मिलता है। हम दुनियादारी के बारे में जानते हैं, लेखकों क्या हो जाता है वहाँ पे, राइटर्स के बारे में जानते हैं, है ना। और भी बहुत सारे लोगों के बारे में हमको जानने को मिलती है। इससे हमारे दिमाग की जो क्या होते हैं वहाँ पे उलझनें जो होती हैं वो सुलझती हैं। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमको मिलते हैं। विचारों को उत्तेजना मिलती है। मतलब क्या होता है उत्तेजना का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइएगा, है ना। और हमारी स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास होता है। जो इंडिविजुअल जो हमारी थिंकिंग पावर है उसका भाई डेवलपमेंट क्या होता है, इसी बुक को रीड करने से या बुक के बारे में अच्छे से उसको गहन चिंतन मनन करके पढ़ाई करने से होता है। चलिए फोर्थ वाला देखिए, पुस्तक को ज्ञान की समाधि क्यों कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि आखिर पुस्तक को ये देख सकते हैं आप, एक एक पुस्तक को हम ज्ञान की समाधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो पुस्तक को ज्ञान की समाधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार समाधि में व्यक्ति शांत और एकाग्र रहता है, उसी प्रकार पुस्तकों में वाल्मीकि, बुद्ध और शंकराचार्य, यहाँ पे देख सकते हैं वाल्मीकि, बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महान विचारकों के विचार युगों युगों तक एक जगह एकाग्र और सुरक्षित रहते हैं, है ना। एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और दबा के शेयर करिए, है ना। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी पता नहीं कुछ दिक्कतें हो रही है, तो कहीं कहीं पे मेरी वॉइस अगर चली जाती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला हम देखते हैं, महापुरुषों के सर्वोत्तम विचार से हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महापुरुष कहाँ पे लिखा हुआ है, आप उन चीज़ों को हाईलाइट करिए। महापुरुष आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चलिए बताइए कहाँ पे महापुरुषों के बारे में बात हो रही है। ये हो गया, है ना, यहाँ पे बुद्ध हो गए, शंकराचार्य, वाल्मीकि, यही हमारे महापुरुष रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसको आप अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महापुरुषों के सर्वोत्तम विचार और उनके जीवन के अमूल्य अनुभव हमें पुस्तकों के माध्यम से अत्यंत ईजी या सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सदग्रंथों के रूप में उन्होंने अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित कर दिया है। अब ये जो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो तो अभी जिंदा नहीं है, हमारे बीच नहीं है। अब उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में हम कैसे जानेंगे, उनकी थिंकिंग के बारे में कैसे जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती है बाय रीडिंग ऑफ बुक्स है। ठीक है, इसलिए बुक्स पढ़ना या बुकों का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व रखता है। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पैसेज को बनाना कैसे, उसकी निंजा टेक्निक क्या होनी चाहिए, ट्रिक क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसी ट्रिक का यूज़ करके मैंने आपको इसी साल 14 मार्च को आए तीनों जो पैसेज हैं उनको सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये जो 8 नंबर पे जो टेंशन होता है ना, 8 नंबर बहुत नंबर होता है यार, याद रखना है इसको, है ना। ये टेंशन बिल्कुल चला जाएगा, बस आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको रटने वटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।